गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बजट के पार्ट 4 में हम लोग आपका यहां पर वेलकम करते हैं इकोनॉमिक्स वाला यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, लाइक किया होगा और शेयर किया होगा। नहीं किया है तो आज जरूर करें, क्योंकि नॉलेज जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी उतना ही ज्यादा बेनिफिट रहेगा। अब आज हम लोग अभी तक हमने क्या पढ़ा कि बजट के क्या कंपोनेंट्स हैं, बजट में क्या हम इंक्लूड कर रहे हैं, बजट का स्ट्रक्चर क्या है, बजट की टाइप्स क्या है, वो सब हमने यहां पर रीड किया। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, अब आप कहेंगे कि हमने बुक खोली तो सबसे पहले हमको बजट के ऑब्जेक्टिव्स मिले और सर सबसे लास्ट में ले जा रहे हैं। उसका रीजन है, जब अब आपको यह पता चल गया कि बजट में आपने क्या रीड किया था। बजट में आपने रीड किया था टैक्सेस के बारे में, बजट में आपने रीड किया फीस के बारे में, बजट में आपने रीड किया एक्सपेंडिचर के लिए। अब आज तो हम ये समझेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था। उसको समझने से पहले आज बजट की एक प्रॉपर पूरी जो डेफिनेशन थी हमारे पास में, उस डेफिनेशन को हम लोग देख लें। बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट्स and expenditure of the government over the period of a financial year. यानी बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। हमने पूरा रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर के बारे में आपको पूरा बताया, हमने पहले पार्ट जो हमने पढ़े यहां पर। और उसमें ये कह रहा है कि गवर्नमेंट के, यानी कि ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के बारे में। तो बजट की यदि हम एक डेफिनेशन देखें, बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द पीरियड ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर। क्यों बनाया ये? इससे पहले अपन एक बात समझते हैं। हमारे घर में एक सिंपल सी बात, एक हमारे घर में मान लीजिएगा पर मंथ 1 लाख रुपीज हमारे पास में आ रहे हैं। अब हमको क्या करना है, हमको इनको ये तो हमारी एक तरीके से हमारी जो घर की जो इनकम है, रिसिप्ट्स है, वो हो गई हमारी। अब जब एक्सपेंसेस करना होता है तो मैंने उस दिन भी आपको ये एक चीज बताई थी कि हमारे जो घर में जो भी कोई बड़े हैं हमारे, वो सब एक डायरी मेंटेन कर रखे कि हमारी इनकम कितनी है और हमको एक्सपेंसेस कहां क्या करने हैं। वो जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ये जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं हमारे पास में डिफरेंट, उसमें अब हमको इसको मैनेज करना है कि हमारे एक्सपेंसेस और रिसिप्ट्स इनमें बैलेंस रहे। तो यहां हमारे पास इनकम तो क्या थी, हमारे पास में लिमिटेड थी, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड थे और हमारी वॉन्ट्स क्या थी, अनलिमिटेड थी। इसीलिए हमको वहां पर उसका एक स्टेटमेंट बनाना पड़ा। सेम गवर्नमेंट के पास जो रिसिप्ट्स हैं वो लिमिटेड हैं और एक्सपेंसेस अनलिमिटेड। तो अब इसके जब ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करते हैं कि बजट बनाया क्यों लिखना पड़ रहा है, ताकि हमारे पास में सबसे पहले एक चीज अपन यदि समझे, यहां पर एक वर्ड आता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग कई बार पढ़ चुके। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था कि जब हमारे पास में यहां पर एक के पास में एक्सेस है, मैंने उस दिन बताया था आपको, ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी एक के पास तो एक्सेस मनी, एक के पास में कम है। गवर्नमेंट क्या कर रही थी, गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए थे। याद कीजिएगा, प्रोग्रेसिव टैक्स मैंने बताया था वहां पर, इनकम टैक्स मैंने बताए थे वहां पर। गवर्नमेंट क्या कर रही है वहां पर, वहां उन जो रिच पर्सन है उनके ऊपर टैक्स लगाया और टैक्स लगा के वहां पर उनकी जो इनकम है, जो पुअर पर्सन थे, उनकी वेलफेयर के लिए एक्सपेंसेस किया, जो टैक्स से जो इनकम हुई थी। तो हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव हम बात कर रहे हैं यहां पर, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास में गवर्नमेंट बजट का होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। और गवर्नमेंट अपने जो यहां पर जो बजट होती है उसमें इसी चीज को देखती है कि कहां पर, यानी कि कहीं मनी का सेंट्रलाइजेशन, यानी केवल कुछ सिलेक्टेड हाथों में जाके जो एक जिसको कहते हैं हम कि कलेक्शन ना हो जाए। और इसीलिए गवर्नमेंट ने यहां पर उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जिससे सोशल वेलफेयर इंक्रीज हो और जो हमारे पास में इक्वल, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो यानी कि वेलफेयर राइज होगा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने किया। दूसरी चीज, रिसोर्सेज हमारे पास में लिमिटेड है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट यहां पर, गवर्नमेंट के पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक प्राइवेट सेक्टर का कोई पर्सन, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर क्या चाहता है कि वो अपने रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा वहां पर यूज करे जहां हमारे पास में उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब गवर्नमेंट यहां पर, यानी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को समझने से पहले एक चीज समझे हम लोग
कि यहां हमारे पास में जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। अब कोई भी प्रोड्यूसर है वो रिसोर्सेज को कहां लगाना चाहेगा, वो वहां लगाना चाहता है जहां पर उसको प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। अब गवर्नमेंट यही डिसाइड करती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाता है बट वो हमारी सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। तो गवर्नमेंट अपनी जो बजट पॉलिसी आती है, गवर्नमेंट का जो बजट आता है उसमें वो इस चीज के ऊपर कंसंट्रेट करती है कि वहां जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स है उनका प्रोडक्शन लिमिटेड हो और जो सोशल वेलफेयर को इंक्रीज करने वाली गुड्स हैं उनका प्रोडक्शन हो, जिससे जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट था जो इंडिविजुअल्स के लिए और जो हमारे पास में यहां पर सोशल वेलफेयर वाली जो कॉन्सेप्ट था गवर्नमेंट के लिए, दोनों में एक बैलेंस जो है यहां पर स्टैब्लिश किया जा सके। इसलिए हमारे पास में गवर्नमेंट बजट पॉलिसीज के अंदर ये डिसाइड करती है कि उन रिसोर्सेज को कहां पर कितना लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल हार्मफुल प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस लगा देती है वहां पर। तो उससे क्या होगा, उनके जो प्रोडक्शन जो सब्सिडीज वगैरह वो सब बंद कर दी। अब वहां पर जो प्रोडक्शन है वो लिमिटेड हो जाएगा और जो वेलफेयर को इंक्रीज करने वाले जो गुड्स हैं उनके लिए वहां पर सब्सिडीज वगैरह ये प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगी। देन हमारे पास में आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपने देखा होगा कई बार हमारे पास में, आपने सुना होगा न्यूज चैनल्स वगैरह में भी अपन सुनते हैं कि भाई अभी इन्फ्लेशन रेट हमारी ये है और रिसेशन चल रहा है, या हमारे पास में यहाँ पर अभी डिप्रेशन की कंडीशन आ गई, या हमारे पास में डिफ्लेशन आ गया। ये कंडीशंस हम लोग कई बार सुनते हैं। जो इकोनॉमिक सिस्टम में ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ये जो कंडीशंस चलती हैं, ये इनके कारण पूरी इकोनॉमिक सिस्टम में फ्लक्चुएशंस यहां पर इंक्रीज होने लग जाता है। यानी कि जैसे हमारे पास में ये हम यदि देखें यहां पर तो इस तरीके से हमारे पास में फ्लक्चुएशंस आने लगे। देखो उसमें अब इन फ्लक्चुएशंस को, यानी कभी बूम की कंडीशन आ गई, कभी हमारे पास में इन्फ्लेशन कंडीशन आई, फिर देन हमारे पास में कभी जो है डिप्रेशन में इकोनॉमिक सिस्टम चला गया। अब इसको कंट्रोल करना हमारे गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। रीजन क्योंकि वहां हमारे पास में गवर्नमेंट यदि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल नहीं करते तो कई बार वहां हमारी इकोनॉमिक सिस्टम की जो ग्रोथ होती है वो अनबैलेंस भी हो जाती है। और इसीलिए गवर्नमेंट का यहां पर इस बजट के अंदर वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एक ऑब्जेक्ट, एक यानी कि उस इकोनॉमिक सिस्टम को स्टेबल करने के लिए अपने टूल्स को यूज करती है। यहां पर लाइक टैक्सेस को यूज करती है, सब्सिडीज को यूज करती है, या हम ये कह दें कि यहां पर अपनी जो रिसीप्ट, चाहे हम बात करें यहां पर रिवेन्यू की, चाहे कैपिटल की, चाहे हम बात करें एक्सपेंसेस की, उनके थ्रू उस इकोनॉमिक सिस्टम में एक स्टेबिलिटी लाने का, इस फ्लक्चुएशंस को रोकने का यहां पर काम करती है। और उसी लिए हम ये कहते हैं कि बजट का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देन जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाती है तो ऑटोमेटिकली जो हमारी एक अनबैलेंस ग्रोथ होती है वो हमारी एक बैलेंस ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे कि आपने देखा होगा कई बार हमारे कई सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा डेवलप है और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां हमारे पास में हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग वहां पर हमारे पास में उस इकोनॉमिक सिस्टम को यहां पर कि उसको बैलेंस ग्रोथ में कन्वर्ट करने का एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक मोटिव होता है, और उसको गवर्नमेंट यहां पर अपनी बजटरी पॉलिसी के थ्रू उस रीजनल ग्रोथ, बैलेंस रीजनल ग्रोथ में कन्वर्ट करने का काम करती है। कैसे करेगी कि जैसे हमारे पास में कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनका डेवलपमेंट नहीं हुआ, बैकवर्ड एरियाज है, वहां पे इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करवा रही है, वहां हमारे पास में कुछ जो है यहां पर गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, जिससे क्या होगा, उस एरिया का डेवलपमेंट होगा, उस सेक्टर का डेवलपमेंट होगा, और उस डेवलपमेंट के थ्रू हम जो है बैलेंस रीजनल ग्रोथ को लेके चल सकते हैं, और उसके थ्रू हम वहां पर एक जो अनबैलेंस ग्रोथ थी उसको बैलेंस ग्रोथ में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब इसी से यहां हमारे पास में, अब चूंकि जब हमारे पास में बैलेंस रीजनल ग्रोथ होगी तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमारी जो जीडीपी है वो भी ग्रोथ करती है। अब जीडीपी ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट इंडिविजुअल जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स है उनको भी यहां पर मोटिवेट करती है थ्रू सब्सिडीज, थ्रू रिबेट इन टैक्सेस, कई तरीके से उनके लिए टैक्स में छूट दे दी है, उनको सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है, उसके थ्रू उनको इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर रही है, और प्लस अपने खुद के जो पब्लिक जो एंटरप्राइजेस हैं उनको जो है यहां पर स्टैब्लिश करके
इससे क्या होगा, इकोनॉमिक सिस्टम का डेवलपमेंट होता है और जीडीपी ग्रोथ हम एक एम जो हमारा है उसको हम गेन कर जाते हैं। यानी कि यहां जीडीपी जो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसकी ग्रोथ एक बजट का हमारा एक और अनदर ऑब्जेक्टिव होता है। ये सब जो हम वर्क करते हैं, तो अभी हमने कहा कि मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस जो हमारी पब्लिक एंटरप्राइजेस है उनको यहां पर जो है गवर्नमेंट सेक्टर्स के भी कुछ एंटरप्राइजेस उनको यहां पर वो एक प्रॉपर जिसको हम ये कहते हैं कि उनको एस्टैब्लिशमेंट करना, उनका ग्रोथ करवाना, उनका डेवलपमेंट करना और उनके थ्रू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट करना। जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट यहां पर अपने वेलफेयर को इंक्रीज करने के लिए कई बार डिफरेंट टाइप्स के एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाती है, क्योंकि दो चीजें मेन होती हैं। एक, हमारी किसी भी नेशन को यदि डेवलपमेंट यदि करना है तो रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन होना चाहिए। अब रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन यानी कि वहां जो मैन पावर है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। अब प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे होगा उसका, कि जितने भी वहां पर जो यूनिट्स है उन सबको वहां वर्क मिले। तो गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि आज यदि किसी पॉवर्टी यदि मान लो किसी कंट्री के एक मेजर जो है यहां पर उसका फीचर है, तो उस पॉवर्टी के कारण क्या हुआ, कंजम्पशन रिड्यूस हो जाती है। कंजम्पशन रिड्यूस हो गया तो ऑटोमेटिकली यहां पर हमारे पास गुड्स और सर्विसेज की डिमांड रिड्यूस हो जाएगी, तो प्रोडक्शन भी रिड्यूस करना पड़ेगा। तो हम यदि देखें यहां पर अब एक सिंपल सा है, पॉवर्टी की प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट के कारण जनरेट हो रही है, तो हम क्यों ना अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सोल्व करें। तो गवर्नमेंट यहां पर कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही है, जनरेट कर रही है। जैसे आपने सुना होगा नरेगा, महानरेगा, ऐसे कई प्रोग्राम्स लॉन्च कर रखे गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट वहां गारंटी दे रही है कि मिनिमम जो है 100 डेज तो हम आपको वर्क प्रोवाइड करेंगे। इससे क्या होगा, इससे ऑटोमेटिकली उस पुअर पर्सन के पास जो अनएम्प्लॉय था अब उसके पास में कंजम्पशन करने के लिए कुछ यहां पर इनकम उसके पास आई। जब वो कंजम्पशन करेगा यानी गुड्स को यूज करेगा, एक्सपेंसेस कर रहा है, गुड्स की डिमांड जनरेट हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ होगी। और मान लो किस चीज की डिमांड ही नहीं हो तो क्या प्रोडक्शन होगा। तो यहां हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का बजट में एक यहां पर मेन उसका ऑब्जेक्टिव होता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी जनरेट करना बजट के थ्रू। तो हम देखें तो बजट के अंदर जो हमने स्टडी किया था वो ये सब ऑब्जेक्ट्स के कारण हमने स्टडी किया, यानी बजट का मेन ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास में जो है, हमारे पास में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस, जीडीपी ग्रोथ, बैलेंस रीजनल ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये हमारे बजट के मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब हमारे पास में एक दो टर्म, ये तो हमारे पास में बजट के ऑब्जेक्टिव्स हो रहा है। अब हमारे पास में यहां यदि हम देखें तो हमने पूरे बजट के अंदर यहां पर बेसिकली हमारे पास में 3-4 चीजें हमने यहां पर जो स्पेशली रीड किया, बजट की डेफिनेशन, बजट के ऑब्जेक्टिव्स, बजट का स्ट्रक्चर और हमारे पास टैक्सेस, या हमने यहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट, ये हमने सारी चीजें रीड की। अब एक बार हम लोग इस पूरे बजट चैप्टर को जो हमने 4 पार्ट्स में आपको डिवाइड किया था, एक बार आप उसको अच्छे तरीके से रीड करें और अगले सेशन में हम लोग यहां पर आपको एक बजट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है कि ये जितने भी हमारे पास में पार्ट थे बजट के 1, 2, 3, 4, इन सारे पार्ट्स की आपको प्रॉपर स्टडी करनी है और इनको एक प्रैक्टिकली अपनी नोटबुक में इनको नोट करना है। जिससे क्या होगा, पॉइंट वाइज जब हम नोट कर लेते हैं इनको, तो हमारे पास में उनको जब रीड करते हैं, जब न्यूमेरिकल करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल में कुछ टर्म्स वहां पे दे देगा, टैक्सेस दे देंगे, वहां पे मान लो फीस दे दी, वहां पे एक्सपेंसेस दे दिए, और वहां हमारे पास में अब वो आपसे कहता है कि कैलकुलेट रिवेन्यू डेफिसिट। तो हमको यदि ये पता है कि रिवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट, तो हम उन आइटम्स में से रिवेन्यू एक्सपेंसेस देख लेंगे, रिवेन्यू रिसिप्ट देख लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा। तो जब तक हम लोगों को पूरी थ्योरेटिकल पार्ट की नॉलेज नहीं है हम लोग उसको आगे नहीं ले जा सकते। तो थ्योरेटिकल पार्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो न्यूमेरिकल पार्ट अपने आप स्ट्रॉन्ग आपका हो जाता है। तो यहां हमारे पास में ये था हमारे पास में बजट, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये बजट वाला चैप्टर जो कि हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था ताकि बच्चों को आराम से उसको वो स्टडी कर सके, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत बढ़िया लगा होगा, और आप इसको
जो हमारा चैनल है इकोनॉमिक्स वाला पंकज मिश्रा, इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है आपको, क्योंकि यदि हम लोग ऐसा करेंगे तो नॉलेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसके बारे में पता चलेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिलेगा और अच्छे तरीके से कंसंट्रेशन से रीड करना है। नेक्स्ट हम सेशन में फिर मिलेंगे किसी एक नए चैप्टर को लेकर और किसी एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर। उससे पहले आप लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से लर्न होना चाहिए। थैंक यू।